Hello students, good morning बच्चा. Today's topic is chapter number 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में NPO बोलते हैं, क्लास 12th. आज हम बहुत अच्छी से शुरुआत करेंगे. चैप्टर नंबर 1 है ये आप लोगों का. और सबसे अच्छी बात क्या है, 10 मार्क्स का आएगा आपका. कितने मार्क्स का? एक ही अकेला ही 10 मार्क्स का चैप्टर आएगा आप लोगों को. ठीक है, अब देखो ध्यान से. एक मिनट लाइट ऑन कर लो. सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, हम बहुत आसानी से इसे ईजीएस्ट वे में करेंगे. और जो चीज़ें मेन है, इसका क्वेश्चन आएगा आपके लिए. थ्योरिकल पार्ट तो आएगा नहीं, मेन है इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है आपका. एक आ जाएगा आप लोगों का 6 मार्क्स में, एक 3 मार्क्स में आता है और एक 1 मार्क्स में आ जाएगा. ठीक है, तो 10 मार्क्स ये आपको दिलाएगा ही दिलाएगा ये चैप्टर, लेकिन आएगा प्रैक्टिकली. 1 मार्क्स का मैं नहीं कहती, कुछ भी आ सकता है, बट अगर 3 मार्क्स और 6 मार्क्स की बात होगी तो आपका प्रैक्टिकल ही आएगा 101%. क्लियर? तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसे जानना है, इसे रटना नहीं है, सिर्फ इसे समझना है कि वो है क्या, मतलब ये चैप्टर क्या है. और मैं कह रही हूँ उसके बाद जब मैं बताऊँगी कि यहाँ से आपके प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें समझाने के लिए जब आएगा ना आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल के लिए, मैंने नोट्स इसलिए बना लिए ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो. यहाँ से आपका लास्ट जो टॉपिक है, यहाँ से प्रैक्टिकल्स के लिए स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल तभी कर सकते हो जब आपको थोड़ा थ्योरिकली इसकी बेसिक नॉलेज हो कि क्या है ये चैप्टर, है ना. तो अब हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब कर लें बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ. कह रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं कमाती, जो प्रॉफिट नहीं कमाती. अब आप सोचोगे मैम प्रॉफिट ही नहीं कमाती तो उसको ओपन करने की क्या ज़रूरत है ना, ऐसा सोच सकते हो आप. लेकिन बेटा बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब हैं. ये सारे क्या होते हैं, इनको फंड्स मिलते रहते हैं. चंदा जानते हो ना आप, चंदे से कुछ ऐसे. आप लोग गए होगे शायद फरीदाबाद, आप जाते हो तो एक हनुमान जी हैं बहुत बड़े से, वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है ना, वो चंदे से ही है. मतलब वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जितना उनके पास कलेक्शन होती है वो उसे मंदिर में यूज़ कर लेते हैं. और हम आज से नहीं, हमें बहुत सालों से हम लोग मतलब उधर जाते हैं, तो बहुत डेवलप हो गया है. सेम ऐसे स्पोर्ट्स के लिए होता है. मैंने मंदिर का एग्जांपल इसलिए क्योंकि वो हनुमान जी बहुत लोग फेसबुक पे, इंस्टा पे और स्टेटसों पे देखते होंगे, वो जो बच्चे वाले हैं जो घुटनों पे ऐसे बैठे हैं. चलो याद आ जाएगा, अगर नहीं देखा तो देख लेना. ओके, तो बेटा ये क्या करते हैं, ये चंदा इकट्ठे, भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत हमें दे जाते हैं. मतलब जो लोग हैं, जो भी ऐसी संस्थाएं चला रहे हैं, उनको कलेक्शन करके पैसा इकट्ठा करके दे जाते हैं, जिनसे उनका खर्चा चलता रहता है. ठीक है, वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे होते हैं, सिर्फ कलेक्शन कर रहे होते हैं. किसकी? जो भी हमारे हमें रिसीप्ट्स हो रही होती हैं, मतलब एक तरह से. लेकिन वो बिज़नेस नहीं है, इसलिए हम उसे प्रॉफिट, वहाँ पर P&L नहीं कह सकते. तो ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो प्रॉफिट नहीं कमाती, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. क्या प्रोवाइड करती हैं? सर्विसेज, सेवाएं देती हैं, है ना, और वो भी फ्री में. उसके बदले थोड़ा मोड़ा, मतलब थोड़ा बहुत चार्जेस लेती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एंट्रेंस फीस ले ली और बहुत कम माइनर सा. ठीक है, तो इनकी कलेक्शन ही मेनली कहाँ से होती है, वो चीज़ें भी मैं बताऊंगी. मेनली गवर्नमेंट ट्रस्ट से हो जाती है, गवर्नमेंट फंड्स दे देते हैं. और हम जैसे कुछ लोग हैं जिनके पास थोड़ा सा ठीक है अगर, तो उनसे उन लोगों को सपोर्ट मिल जाता है. या बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो ट्रस्ट, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, वो अपने पैसे दे देते हैं, चाहे स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दें चाहे जनरल पर्पज़ के लिए दें, लेकिन उन्हीं से ही ये ट्रस्ट चलते हैं. ठीक है, चलो अच्छा, इंट्रोडक्शन हो गया, बहुत है, मतलब आप समझ गए होंगे. कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन विच आर सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ और एनी अदर नॉन प्रॉफिट मोटिव. जिनका कौन सा मोटिव होता है, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता. या तो वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब वही कल्चरल एक्टिविटीज़ कराते हैं, लेकिन उनका मोटिव कैसा होता है, नॉन प्रॉफिट. कौन सा?
नॉन प्रॉफिट कहता है। और जो क्या प्रोवाइडेड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आज टर्म टू बी एज नॉट ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनको क्या बोलते हैं, नॉट ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कह लो, एनपीओ कह लो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कह लो, वो आप अपने अकॉर्डिंग नेम जैसे आपको ठीक लगे बोल सकते हैं। कहते हैं ए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ए लीगल अकाउंटिंग एंटिटी होती है दैट इज ऑपरेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, जो किसके लिए ऑपरेट होती है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। ठीक है, क्लियर। हम किस लिए इसे बनाते हैं, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। क्लियर हो गया होगा। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न नहीं करना होता है, सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है इसका मेन मोटिव। द मेन मोटिव बिहाइंड द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू रेंडर सर्विसेज टू द सोसाइटी और द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है सोसाइटी को, और इसमें ना जैसे बिजनेस में तो मैनेजर, मैनेजमेंट, डायरेक्ट ये सब होते हैं, इसमें सारे सिर्फ को क्या बोलते हैं, मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्लियर, या सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये इसका मेन मोटिव होता है। फिर कहते हैं फाइनेंशियल, एक मिनट, हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होती हैं। देखो सबसे पहले इसकी याद रखना आप, 3 प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले इसे 3 अकाउंट बनाने होते हैं। क्या क्या, एक मिनट पेज ले लेती हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो किसके इक्वल है, एक सबसे पहले इसे अकाउंट बनाना होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो एज इट इज़ है किसके, कैश बुक के। मतलब कैश बुक का कौन सा अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसका मतलब कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। रियल की तरह इसका ट्रीटमेंट होगा। डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट वर्ड गोज आउट। डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट वर्ड गोज आउट। क्लियर बेटा। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैश की तरह। ये एक तरह से है, इसका नेम चेंज कर दिया क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ बना रहे हम। सिर्फ इसका कैश बुक की जगह क्या नेम कर दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिख दिया है। रिसिप्ट मतलब आएगा तो डेबिट, और पेमेंट मतलब किसी को पे करोगे तो क्रेडिट। जैसे कैश बुक का नेचर होता है ना रियल अकाउंट की तरह, डेबिट वर्ड कम्स इन, आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। क्लियर हो गया। सेकंड हम इसमें क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके इक्वल होता है, इसका एक तरह से ये और पी एंड एल सेम ही है, बस नेम चेंज हो गया है ना। क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेज, जैसे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर। तो जैसे लॉसेस को हम डेबिट करते हैं ना, सेम ऐसे ही एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे, डेबिट। इसका नाम बेशक से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, लेकिन जो इसका फॉर्मेट होता है वो किस टाइप से होता है बेटा, देखो यहाँ पर लिखते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पर डेट आएगी फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग डैश 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 31, मतलब जो भी गिवन होगा आपको। ठीक है, क्योंकि लॉसेस पी एंड एल की तरह है तो लॉस डेबिट होते हैं, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर डेबिट होंगे। नेम चाहे इनकम से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इधर आएंगे और इनकम्स इधर आएंगी, जो भी इनकम्स हो रही हैं। ठीक है, और इसमें कौन से ईयर से मतलब होता है, करंट ईयर से। कौन से ईयर से मतलब होता है, करंट ईयर की इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को हम लिखते हैं। अगर इनकम्स का बैलेंस ज़्यादा आ जाता है, इनकम्स ज़्यादा आती हैं तो सरप्लस आ जाता है। ठीक है, किधर की तरफ बैलेंसिंग फिगर से नाम प्रॉफिट ना देके, इनकम ना देके क्या बोलते हैं उसे, सरप्लस मतलब ज़्यादा, और एक्सपेंडिचर मतलब डेफिसिट यहाँ पर आ जाती है। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो कमी, मतलब ये वाला बैलेंस आ जाता है, डेफिसिट मीनिंग है इसका। ठीक है, मतलब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। अगर इनकम ज़्यादा आ रहे हैं तो सरप्लस, और एक्सपेंडिचर का बैलेंस ज़्यादा है तो डेफिसिट्स। क्लियर। ओके, फिर उसके बाद लास्ट में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको सबको पता है, लाइबिलिटी और एसेट सारा टोटल लिखते हैं। ठीक है, ऑन ए पर्टिकुलर डेट पर बनती है। ये एक स्टेटमेंट है, ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए ये अकाउंट नहीं है, इसमें डेट नहीं आती, ना ही टू वगैरह आता है, डायरेक्ट आप एसेट्स और लाइबिलिटी लिखते हैं। ये एक स्टेटमेंट है। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत आता है, बैलेंस शीट इज ए डैश इज ए स्टेटमेंट, तो ऑप्शन दे देंगे आपको, तो कौन है स्टेटमेंट, बैलेंस शीट।
ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से ना हमें क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर पता नहीं लगता, सिर्फ कैश के बारे में ही इन्फॉर्मेशन होती है। इसलिए हमेशा ही क्या बनाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते हैं, ताकि मुझे पता लग जाए एक्चुअल में मुझे सरप्लस हो रहा है या फिर मुझे कोई कमियां डेफिसिट आ रही हैं हमारी बिजनेस को। बिजनेस क्या, इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर। अच्छा, आगे देखो क्या होता है फिर, कहते हैं नेचर क्या है इसका। नेचर क्या है इसका, देखो नेचर ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की बात, सबसे पहले हमें रिसिप्ट्स और पेमेंट की बात करनी होगी। एक मिनट रुको बेटा, एक पेज ले लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। एक मिनट। देखो, अब मैंने आप लोगों को बता दिया ये क्या है, एक रियल अकाउंट है जिसका रूल क्या है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर, आएगा तो डेबिट, और मैंने बना के भी दिखा दिया है आपको, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देखो कैसे बनता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पर क्या आएंगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा तो रिसिप्ट्स, और यहाँ पर आ जाएगी पेमेंट्स, अमाउंट और अमाउंट। बस कैश बुक में और इसमें ये डिफरेंस है, यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट आता था, लेकिन यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट आएगा, बस नेम चेंज हुआ है, लेकिन होगा वही। पैसा आएगा तो यहाँ पर, पैसा जाएगा तो यहाँ पर, चाहे वो बैंक की फॉर्म में हो चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, आएगा तो यहाँ पर और जाएगा तो यहाँ पर। क्लियर है, आ गया समझ में। उसके बाद चलो आगे देख लेते हैं, और चीज़ें जैसे जैसे आती जाएंगी आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊंगी। कह रहा है ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ द कैश बुक विदाउट डेट कॉलम। इसमें बस डेट नहीं लिखते हैं क्योंकि किसी पर्टिकुलर डेट पर नहीं बनता, ये पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों सालों की जितना, इसमें ऐसा नहीं है करंट ईयर का ही कैश आता है, इसमें चाहे पुराना कैश हो, चाहे 10 साल पुराना कैश हो, कहीं से भी आया हो, आएगा तो रिसिप्ट और जाएगा तो पेमेंट। क्लियर। उसके बाद कहता है इट इज़ द समरी ऑफ द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स लाइक कैश बुक। कहता है ये समरी है ये एक तरह से, बस इसका नेम चेंज हो गया है। ऑल द रिसिप्ट्स, चाहे वो कैपिटल, अब ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, कैपिटल और रिवेन्यू। कैपिटल और रिवेन्यू ने आपने 17 चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास में। अब तुम सोच रहे होगे मैम 11th क्लास का हमें कुछ नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। कह रहे कैपिटल, रिसीप्ट्स या एक्सपेंसेस, उससे कोई मतलब नहीं है। रिसीट आपको पता है रिसीट क्या होती हैं, लेकिन हमें देखना है कैपिटल, नेचर क्या है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीनरी खरीदी, मशीनरी परचेज़ की है, क्या परचेज़ की है, मशीनरी, है ना, और मैं उस मशीनरी को कम से कम 10 ईयर्स तक यूज़ करूँगी, 10 ईयर्स तक। और जबकि मैं बिज़नेस किसका करती हूँ, मान लो मैं बिज़नेस टॉयज़ का करते हैं हम, ठीक है, हम टॉयज़ का बिज़नेस करते हैं और हमने एक मशीनरी परचेज़ की है जो टॉयज़ बनाएगी। तो टॉयज़ को सेल और परचेज़ से जो मुझे पैसा मिलेगा वो कौन से नेचर का होगा, रिवेन्यू नेचर का, क्योंकि ये मेरे डेली बेसिस का काम है। किसका है, डेली बेसिस का काम है। तो डेली बेसिस पे जो मैं काम कर रही हूँ ना, चाहे उससे मुझे रिसिप्ट हो रही है चाहे मुझे पेमेंट हो रही है, वो नेचर क्या होगा, रिवेन्यू नेचर का होगा। लेकिन मशीनरी में डेली नहीं परचेज़ कर सकती भाई, क्योंकि बहुत महंगी आती है और मुझे ज़रूरत क्या है, मशीनरी। एक बार मशीनरी, 1 या 2 मशीनरी परचेज़ कर ली, 10 ईयर्स तक, 5 ईयर्स तक, जब तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं हम उतना यूज़ करेंगे। तो डेली वाला नहीं है ना। तो ऐसा कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंसेस जो डेली बेसिस का नहीं है, सालों में एक बार होता है, वो कौन से नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का। क्लियर हो गया। तो सालों में जो एक बार, कैपिटल नेचर, और जो रेगुलर बेसिस का है वो रिवेन्यू नेचर का। क्लियर, चाहे वो एक्सपेंसेस हो और चाहे वो रिसीप्ट्स हो, ये मीनिंग यहाँ पर क्लियर करना जरूरी था। कह रहा है ऑल द रिसीप्ट्स निकल जाता है, अब वो रिसीट प्रोनाउंस करने लगे हैं उसको, बट ठीक है। कैपिटल और रिवेन्यू आर डेबिटेड। कह रहा है सिमिलरली ऑल द एक्सपेंडिचर, चाहे वो कैपिटल के हों चाहे रिवेन्यू के हों, और क्रेडिट होंगे। सेम रिसीट डेबिट ही होंगी और
एक्सपेंडिचर क्रेडिट ही होंगे। लेकिन मेन यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, चाहे वो कैपिटल नेचर के हों और चाहे वो रिवेन्यू नेचर के हों, मतलब चाहे वो मशीनरी के लिए आपकी है, चाहे वो टॉयज़ के लिए जिसका आप बिजनेस डेली बेसिस पे कर रहे हो, आपको मतलब है सिर्फ पेमेंट और रिसीट से, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना, नेचर देखना ही नहीं है। चाहे वो कैपिटल नेचर के हैं चाहे वो रिवेन्यू नेचर के हैं, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप लोग लिखोगे उसको, ठीक है। चलो, इट स्टार्ट विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस। इसमें हमेशा क्या होगा, बैंक और कैश बैलेंस जो ये ब्रॉड डाउन दे रखा होता है ना, टू बैलेंस BD लिखते हैं यहाँ पर, ये गिवन होगा और बाय बैलेंस कैरी डाउन भी आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन होगा, इसमें आएगा, ठीक है, गिवन होगा, बैलेंसिंग फिगर से कैरी डाउन आ जाएगा और ब्रॉड डाउन दिया होगा। कह रहा है एंड ऑल्सो एंड विद देयर क्लोजिंग बैलेंसेज, और एंड क्या होगी, कैरी डाउन से। दिस अकाउंट इज यूजली नॉट ए पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। इसमें डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता। जैसे डबल एंट्री सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा है वो एक्रूअल बेसिस होता है, चाहे एक्सपेंसेस आने वाले फ्यूचर में होंगे, लेकिन अगर आज हैं तो हम आज ही उनकी लिख देते हैं, मतलब वही लाइबिलिटीज़ को हम शो कर देते हैं प्रेजेंट में ही, चाहे वो अभी पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई है। और जबकि इनकम्स को हम कैश बेसिस पे करते हैं, लेकिन वो कहता है यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम यूज़ नहीं होगा। कहता है इट इंक्लूड्स ऑल द कैश एंड बैंक रिसीट्स एंड पेमेंट्स वेदर दे आर रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो कहता है ये नहीं है कि आज ही आएगा, डबल एंट्री में ही होता है, एक डेबिट होता है तो एक तो क्रेडिट होगा ही होगा, ये चीज़ थी। दूसरा, इसमें एक्रूअल बेसिस यूज़ होता था, आप लोगों का होगा ये चैप्टर 11th का फर्स्ट से सेकंड थर्ड चैप्टर में ही है आप लोगों का, ये थ्योरिकली पार्ट में है, थ्योरी में है, लेकिन बट मैं आपको बता देती हूँ डबल एंट्री सिस्टम में यही होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, गोल्डन रूल्स होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। वो कहता है कि यहाँ पर ज़रूरी है नहीं गोल्डन रूल ही यूज़ होंगे। वो कहता है पैसा चाहे 1 साल पुराना है, चाहे 10 साल पुराना है, चाहे फ्यूचर के लिए कैसा भी है, बस आ रहा है तो रिसिप्ट और जा रहा है तो पेमेंट, ठीक है, आ रहा है तो रिसीट्स एंड जा रहा है तो पेमेंट। क्लियर। कह रहा है सरप्लस एंड डेफिसिट। तीसरी बात देखो, ये कहता है इसका बस प्रॉब्लम ही क्या है, नहीं तो मैं ज़रूरत ही नहीं होती इनकम और एक्सपेंडिचर की। इसमें ना मुझे ये तो पता लग जाता है, कैश की इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, लेकिन क्योंकि सिर्फ कैश की बात होती है इसमें, ये कैश बुक ही है, इसमें ना हमें जो एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं और जो इनकम्स हो रही होती हैं अदरवाइज, इसके अलावा कैश के अलावा अदर देन कैश, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसलिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहता है सरप्लस एंड डेफिसिट्स ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड कैन नॉट बी असर्टेन फ्रॉम द अकाउंट। इस अकाउंट से नहीं पता लगती हैं क्या सरप्लस कितना हो रहा है डेफिसिट्स के आगे, सिंस इट्स शो ओनली द कैश एंड बैंक पोजीशन। ये सिर्फ कैश और बैंक पोजीशन को बताता है, एंड इंक्लूड्स ऑल नॉन कैश आइटम्स। किसको नॉट इंक्लूड, मतलब वही एक्सक्लूड्स नॉन कैश आइटम्स, या फिर नॉट इंक्लूड कैश, चलो ठीक है यही ठीक है। कह रहा है कैश और बैंक पोजीशन को बताता है और एक्सक्लूड करता है किसको, नॉन कैश आइटम्स को। सिर्फ ये किसकी बात करता है, कैश आइटम्स की, कैश आइटम्स की बात करता है। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। इसकी डिसएडवांटेज, इस प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये करंट ईयर से रिलेट नहीं है, एक तो ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। इसमें सारी चाहे पास्ट का है, चाहे 10 साल पुराना है, चाहे फ्यूचर के लिए, सारी आज ही लिख देते हैं कैश की ट्रांजैक्शंस। दूसरा, इसमें हमें ना तो सरप्लस पता लगता है ना डेफिसिट। तीसरा, हम ये भी कह सकते हैं ये एक्सक्लूड है इसमें नॉन करंट कैश आइटम्स। क्लियर हो गया। दूसरा, करंट ईयर की रियल पोजीशन नहीं बताता है, तो आप इससे खुद भी कितनी सारी बातें लिख सकते हो कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये थ्योरिकल पार्ट है बेटा, लेकिन बस सुनोगे ना एक बार में तो तुम्हें यूँ समझ में आ जाएगा इस चैप्टर में है क्या। फिर कह रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर। कह रहे हैं ये किसके इक्वल है, P&L के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। जैसे इसको कैसे बनाते हैं, वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने बनाया था। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की जगह क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन की जगह इनकम आ जाता है। मतलब वही है ये क्या, P&L ही, बस नेम चेंज हो गया क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग एक्रूअल प्रिंसिपल। मैंने बताया वो कैश बेसिस पे ही होता है सिर्फ, रिसिप्ट एंड पेमेंट, और ये कौन से बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस में। ठीक है,
ओनली आइटम्स ऑफ रिवेन्यू नेचर, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसमें रिवेन्यू नेचर के जो डेली बेसिस के एक्सपेंसेस और इनकम है वही हम इसमें लिखते हैं। जो कैपिटल नेचर के हैं ना वो आपकी कहाँ पर जाएंगी, बैलेंस शीट में। कहाँ पर, बैलेंस शीट में। कौन से नेचर के हैं, जो कैपिटल नेचर के। क्लियर हो रहा है। इसमें रिवेन्यू नेचर के तो आप लोग सारी ट्रांजेक्शन्स लिखोगे, और जो कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती है ना वो किस में चले जाते हैं, इसमें आपके बैलेंस शीट में। कहते हैं रिवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड फॉर फाइंडिंग आउट द सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ द पीरियड। हाँ, वो कह रहे हैं एंड में बनता है ताकि मुझे पता लग जाए सरप्लस कितना है और मेरी कोई कमी तो नहीं, कोई डेफिसिट मतलब कितनी मेरी इनकम्स हुई हैं और कितने मेरे एक्सपेंसेस हैं। एक तरह से ये है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मैचिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट द रिवेन्यू ऑफ दैट द पीरियड कंसर्न। वो यही कह रहा है कि इसमें एक्सपेंसेस को रिवेन्यू से, मतलब वही एक्सपेंसेस कहाँ पर आएंगे, ये हो गए हमारे एक्सपेंसेस, और इनकम्स को रिवेन्यू भी बोलते हैं। ठीक है, आय आगम। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है इसमें कंसर्न पीरियड कंसर्न। बोथ कैश और नॉन कैश आइटम इसमें लिखते हैं, सच एज डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि मशीनरी को हमने ज़्यादा यूज़ किया है और हर साल क्योंकि हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हमें पता रहता है कि उसकी वैल्यू जो हमने खरीदी थी उससे कम होती जा रही है। हम पेमेंट नहीं कर रहे होते कैश में, लेकिन हमें पता है मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है यूज़ करने की वजह से। तो वो कहता है इसमें कैश आइटम और नॉन कैश, मतलब डेप्रिसिएशन को भी आप शो करोगे। कोई भी नॉन कैश आइटम है, चाहे आपने पेमेंट नहीं करी, वो है तो एक्सपेंसेस, है तो ये खर्चा, तो हम उसको शो करेंगे। क्लियर आ गया। ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम आर एक्सक्लूडेड। अब यहाँ पर ध्यान देखना, कह रहा है रिवेन्यू नेचर का तो सारा आ जाता है, लेकिन इसका कसूर क्या है, इसका फॉल्ट क्या है, जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस या इनकम्स हो रही होती है ना, जो रोज़ रोज़ नहीं होती, वो किस में आता है, इसमें नहीं आता। किस में आता है, वो बैलेंस शीट में आता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि मैंने मशीनरी परचेज़ की, हमने ये तो बता दिया कि मशीनरी परचेज़ करना मेरा कैपिटल नेचर का है, और रिवेन्यू नेचर का कौन सा है, जैसे टॉयज़, अगर मैं जिसको काम को कर रही हूँ डेली बेसिस वाले काम को, वो रिवेन्यू नेचर के हैं। चाहे इनकम वो देख लेना, पैसा आ रहा है या जा रहा है वो मैटर नहीं करता। अब मैंने सोचो मशीनरी 10 साल तक ये यूज़ हुई, लेकिन 8 साल में ही ना ये अच्छा काम नहीं कर रही थी, मैंने सेल कर दी। रोज़ रोज़ तो मैं सेल नहीं करूँगी, पहले मैंने इसे 6-7 साल यूज़ किया है, 8th ईयर में मुझे लगा ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मुझे नई मशीनरी ले लेनी चाहिए, है ना, मैंने इसको सेल कर दिया। तो डेली बेसिस का नहीं है ना, ये कौन सा नेचर का रिसिप्ट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट नेचर की हो गई है। कौन से नेचर की, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है ये, इसलिए कहाँ पर शो होगी, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्लियर हो रहा है कि ये एक्सक्लूड है, इसमें कैपिटल नेचर के इनकम और एक्सपेंडिचर नहीं आते, लेकिन रिवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंडिचर इसमें आते हैं, याद रखना। ओनली करंट ईयर इनकम और एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड। इसमें ये नहीं है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, नहीं, जो करंट ईयर के हैं वही आएंगे। सरप्लस और डेफिसिट इज सोन। अब देखो कहाँ पर, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, खैर मैंने ये बना भी दिया है, लेकिन कहाँ पर आता है आप लोगों को शोन, कहाँ पर शोन होते हैं, इनकम। पहली बात तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाओगे तो आपके पास आ जाएगा, अगर इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो डेफिसिट। लेकिन ये कैपिटल फंड होता है ना बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एक होता है हमारा कैपिटल फंड, उसमें क्या होते हैं, ये ऐड हो जाते हैं। क्या, अगर सरप्लस होगा तो ऐड हो जाएगा, और अगर डेफिसिट है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। मतलब ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आते हैं कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड मुझे कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, जब हम पूरा सम करेंगे डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपको बहुत इजी लगेगा। आपके पास आएगा एक कैपिटल फंड। अभी कॉमन सेंस याद रखने का क्या है, ये बैलेंस शीट में कहाँ पर शो होता है, कैपिटल फंड में। अगर सरप्लस है तो ऐड हो जाता है, डेफिसिट है तो माइनस हो जाता है, बस सिंपल। ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है इसके, हॉस्पिटल्स हैं, स्पोर्ट्स क्लब हैं, ड्रामा क्लब है, एजुकेशन सोसाइटी है, लाइब्रेरी सोसाइटीज़, ये सारी हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं ये सारे। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो आप, मैं चाह रही नहीं थी ये बहुत बड़ी हो वीडियो, क्योंकि लेकिन बेटा समझाते समझाते हो जाती है, पता नहीं लगता। अच्छा, मुझे मेन है यहाँ से सम इम्पोर्टेंट आइटम्स टू रिलेटेड टू द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या है, सबसे पहले होता है सब्सक्रिप्शन। क्या होता है, सब्सक्रिप्शन। अब देखो तुम्हारी बुक मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको।
ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। दोनों चीज़ें मिल जाएंगी आपको। इजी फॉर्म में मैंने नोट बना दिया है और बुक में आपका दे रखा है। चलो देखो, ध्यान से देखो। कह रहे हैं सर सब्सक्रिप्शन क्या होती है। ये ना बस सिर्फ 9 आपको याद रखनी है। यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं। अब तक मैंने जो समझाया है वो एक तरह से थ्योरिकल पार्ट था, जो बस तुम्हें पता होना चाहिए। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होता है, इनकम में क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर यहाँ आता है, इनकम यहाँ आ जाती है। इनकम का बैलेंस ज़्यादा आता है तो सरप्लस आ जाता है, एक्सपेंडिचर का आता है तो डेफिसिट आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और कौन से नेचर के आते हैं, सिर्फ रिवेन्यू नेचर के आते हैं। और जो कैपिटल नेचर के आते हैं, कुछ भी इनकम और एक्सपेंडिचर, वो कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में इसमें कैश और नॉन कैश आइटम दोनों होते हैं, कैश प्लस नॉन कैश। अब देखो यहाँ तक यही तो 5-6 कंक्लूजन थे। इतना पता होना बस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन क्या है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट एंटिटी। इट विल बी अपियरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये कहाँ होगी, हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट के। देखो यहाँ पर गिवन होती है ये, 1 मिनट रुको। देखो ये रहा, ये क्वेश्चन है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है और ये रही सब्सक्रिप्शन। क्लियर है, यहाँ गिवन होगी इसकी। लेकिन इसको लिखते कहाँ पे, इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड आप लोग इसका ट्रीटमेंट करोगे। कहाँ पर लिखोगे आप लोग इसे, देखो कह रहे हैं ये यहाँ पर गिवन होती है। आउट ऑफ इट इज़ द सब्सक्रिप्शन बिलोंगिंग टू द करंट ईयर विड बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब वही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाओगे तो ये किधर की तरफ आएगा, सब्सक्रिप्शन, हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन। क्लियर हो गया होगा बेटा अब आपको। वो कह रहा है होता कहाँ पर है, ये एक तरह से इनकम है, ये मेन सोर्स है इनकम का। किसके लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। लेकिन ये शो कहाँ होती है, इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड। क्लियर हो गया होगा पहला। तो देखो मैंने ऐसे बना दिया है इजी वाले वे में। 1 मिनट रुको जरा, इसे सेट कर दूँ। एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन, इनकम, और कहाँ पर आता है, बाय सब्सक्रिप्शन। और कौन से ईयर से रिलेट करता है, सिर्फ करंट ईयर का लेना पड़ेगा। किसका, करंट ईयर का। हमें करंट ईयर से मतलब होता है, इसलिए इसकी एडजस्टमेंट बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझेंगे। उसके बाद सेकंड है लाइफ मेंबरशिप फीस। अब इससे तुम्हें पता लग रहा होगा नाम से, लाइफ मेंबरशिप मतलब पूरी ज़िंदगी की मेंबरशिप ले ली, उसके लिए कुछ पेमेंट की है। कहता है इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द होल ऑफ द लाइफ सम मेंबर्स पे द फी इन लम सम। ठीक है, टोटली पे कर देते हैं वंस इन देयर लाइफ टाइम। वो कह रहा है एक ही बार पे कर देते हैं अपने सारी लाइफ टाइम की। अब एक बात सोचो, किसी ने आपको लाइफ टाइम के लिए एक फ़ीस दे दी तो आपकी लाइबिलिटी होती है कि वो फैसिलिटी आप उसको अवेलेबल कराओ। मैंने आपको आपकी मेंबरशिप लेने के लिए, मान लो आप स्पोर्ट्स क्लब चलाते हैं, मैंने आपकी मेंबरशिप लेने के लिए एंट्रेंस फीस हमेशा 1 साल के लिए नहीं, पूरी लाइफ टाइम के लिए मैंने पे कर दिया। और अब क्या करोगे आप, जब भी मैं जाऊंगी आप बिना रोके टोके मुझे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराओगे कि हाँ मैम आप आएँ, और मतलब आपने क्योंकि मुझे लाइफ मेंबरशिप फ़ीस दे रखी है, आप हमारे मेंबर हैं परमानेंट। ठीक है, तो ये इसलिए हमेशा मेरी लाइबिलिटी होती है। क्या होती है आपकी, क्या बनती है, ये लाइबिलिटी बनती है कि मैं जब भी आऊँ तो आप मुझे फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएं। कह रहा है यहाँ तक हो गया था। इट इज़ द रिसीट्स ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, मतलब कैपिटल टाइप की होती है, रोज़ रोज़ का नहीं होता। लाइफ मेंबरशिप फीस है, एक बार पे कर दी तो ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। सिंस द मेंबर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द फीस एनुअली, कोई ज़रूरत नहीं होती हर साल पे करने की। हैंस इट इज़ नॉट क्रेडिट टू द इनकम, इसलिए ये इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं आती, क्योंकि ये रिवेन्यू नेचर की नहीं है। कौन सी नेचर की नहीं है, रिवेन्यू। ये कौन से नेचर की, कैपिटल। कैपिटल नेचर की कोई भी चीज़ कहाँ पर आएगी, बैलेंस शीट में, और किस में, कैपिटल फंड में। क्या हो जाएगी, ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस। और अगर आप कैपिटल फंड में ऐड नहीं करना चाहते तो भी याद रखना, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आएगी, अलग से भी आप इसे शो कर सकते हैं। क्लियर। देखो अब मैंने इसके लिए बना दिया है। देखो लाइफ मेंबरशिप फी मैंने बता दिया आपको क्या होता है। बैलेंस शीट एज ऑन पर्टिकुलर डेट पर बनती है, इसलिए यहाँ पर डेट जरूर आती है। लाइबिलिटी में या तो कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस प्लस सरप्लस, आया था ना, अगर सरप्लस है तो, अगर कोई डेफिसिट है तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, और वरना अलग से सेपरेटली दिखा देते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी में। क्लियर हो गया। थर्ड क्या कहता है, एंडोमेंट फंड।
कह रहा है इट इज़ द फंड अराइजिंग फ्रॉम गिफ्ट होता है ये। देखो एक तरह से क्या होता है, कोई आया आपको स्पेशली पर्पस के लिए, किसी स्पेशल पर्पस के लिए आपको उसने गिफ्ट दे दिया। आपका एक क्लब है और उसने आपको स्पेशल पर्पस के लिए गिफ्ट दिया है, तो ये भी हमेशा आपकी लाइबिलिटी होगी। हर रोज़ कोई गिफ्ट नहीं देगा, कोई स्पेशल पर्पस होगा इसलिए आपको गिफ्ट दिया है, तो ये भी आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। वो कह रहा है गिफ्ट द इनकम ऑफ विच इज़ डिवोटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, दिस इट इज़ ए कैपिटल रिसीट्स। क्या है इसका मतलब, ये कैपिटल रिसीट्स है बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए परमानेंट इनकम टू द इंस्टीट्यूशन। कह रहा है ये एक प्रोवाइड करती है एक परमानेंट इनकम। इट शुड बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड एज ए सेपरेट आइटम। तो कहाँ पर आता है, लाइबिलिटी साइड में एंडोमेंट फंड। और वैसे भी फंड मेरी लाइबिलिटी ही होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, लाइबिलिटी। किसी वर्ड में एक लॉजिक बता रही हूँ, अगर फंड लिखा होता है तो वो मेरी लाइबिलिटी होते हैं। अब देखो एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। ये देखो भाई, एंट्रेंस फीस मतलब एंट्री करने के लिए जो पैसा दे रहे हो आप। एंट्रेंस फीस है ना मेरी दो टाइप की होती है, एक दो टाइप की है ना। आपका क्लब है तो आप ये सोचोगे ना कि एंट्रेंस फीस पे आपको पैसा मिलेगा, ये दो नेचर का होता है, एक कैपिटल रिसीट्स और एक रिवेन्यू रिसीट्स। अगर कैपिटल रिसीट का है मतलब एक ही बार उसमें ना शो करेगा आपको एंट्रेंस फीस और कह देगा कैपिटल नेचर का इसे एज्यूम करना है, वो शो करेगा आपको। अगर वो कहते हैं कैपिटल नेचर का एज्यूम करना है तो आपको पता है ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा। और अगर वो कहता है रिवेन्यू नेचर का एज्यूम करना है तो आपको पता है वो इनकम और एक्सपेंडिचर में, रिवेन्यू नेचर की तो सारी चीज़ें किधर आती हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर हो गया बेटा, चलो उसके बाद देखो जैसे कैसे देगा। देखो मैंने एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, ये रहा एंट्रेंस फीस कह रहा है सिर्फ और एक और, हाँ मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख रखा है, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हमेशा रिवेन्यू ही एज्यूम करना है, याद रख लेना आप लोग, ठीक है, रिवेन्यू ही। और रिवेन्यू किस में आता है, इनकम्स में, इनकम और एक्सपेंडिचर में। अब देखो एंट्रेंस फीस ही कहा सिर्फ, तो इसका मतलब कहाँ पर आएगा, रिवेन्यू, इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा, और वो भी इनकम में। लेकिन अगर वो कह रहा है, यहाँ पर भी कह रहा है इसे रिवेन्यू ही समझना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी इनकम और एक्सपेंडिचर में ही आएगा। बट अगर वो कह रहा है इसे कैपिटल रिसीट समझना है, क्या समझना है, कैपिटल, यू हैव टू एज्यूम एज ए कैपिटल रिसीट। अगर कैपिटल समझना है तो आपको पता है वो बैलेंस शीट में आएगा, या तो कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे या फिर अलग से भी लिख दोगे, रॉन्ग नहीं होगा आंसर। बट इसका मेन होता क्या है, कैपिटल फंड में इसको ऐड कर देते हैं। देखो ये रहा, ठीक है, कह रहा है ना कैपिटल। अगर वो कह दे कि अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ क्लब 30% फीस है ना, कैपिटलाइजेशन है, मतलब 30% जो आएगा 1 लाख का 36 ये आ जाएगा, 36,000 को तो कैपिटलाइजेशन, मतलब ये तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, और जो बच गया वो किस में चला जाएगा, मतलब 30% आप कर लेना तो वो कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में। और जो बच गया 70% उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड, क्योंकि उसे क्या कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब रिवेन्यू रिसीट ही मानना है। जब कुछ नहीं कहेगा, एब्सेंस होगी तो रिवेन्यू ही उसे एज्यूम करना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, ओके। अब 1-2 पॉइंट ही रह गए हैं सिर्फ, तो प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से समझें बेटा, क्योंकि ये बेसिक्स हैं और है ना, बस समझ लें इसको एक बार। मैं यूँ नहीं कह रही इसे रट लें, क्योंकि सम करते करते अपने आप रट जाते हैं। डोनेशन भी 2 टाइप का होता है, एक कोई स्पेसिफिक पर्सन के पर्पस के लिए होता है और एक जनरल पर्पस के लिए। अगर मैंने कह दिया भाई देखो मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने डोनेशन तो दे दिया, लेकिन इससे मूर्ति ही बनेगी, भगवान जी की मूर्ति ही बनेगी, तो जो ये भंडारा करोगे आप लोग उसमें पैसा यूज़ नहीं करना। तो मैंने बोल दिया ना भाई इससे यही काम करना है, तो स्पेसिफिक पर्सन, जब भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैं डोनेशन देते हैं, हम लोग रिसीव करते हैं, तो वो मेरी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि किसी ना किसी काम के लिए करना है, तो लाइबिलिटी साइड आ जाता है बैलेंस शीट में। और अगर उसने कहा है आपको डोनेशन दी और कुछ नहीं बोला, तो हमेशा किस में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो वो बताएगा कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अगर वो कहेगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, कह दिया ना इसने बिल्डिंग के लिए, तो बैलेंस शीट में। और अगर सिंपल डोनेशन होगा आपके क्वेश्चन में तो इनकम और एक्सपेंडिचर में, क्योंकि पैसा आएगा इसलिए कहाँ पर आएगा, इनकम साइड। आ गई बात समझ में, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। डोनेशन अगर सिंपल डोनेशन है तो यहाँ पर डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर समथिंग होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये आपकी लाइबिलिटी और बैलेंस शीट में जाएगी।
फिर लीगेसी क्या होती है, देखो जब कोई मर जाता है ना तो उसकी सारी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो दान में दे जाता है, कर जाता है ना डोनेट कुछ लोग। लेकिन ये भी रोज़ रोज़ का नहीं है, ये कौन से नेचर का होगा, कैपिटल नेचर का। भाई 50 साल में 45 ईयर्स में ऐसे कोई मरेगा और बाई चांस ही वो डोनेट करके जाएगा तो नेचर क्या हो गया, कैपिटल नेचर का हो गया। इसलिए हमेशा ये मेरी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड शो होता है। देख लो अब क्या होता है, कह रहा है इट इज़ द अमाउंट विच इज़ नॉन प्रॉफिट एंटिटी रिसीव्ड एज पर द विल और द डिक्रीज पर्सन, मतलब जो मर जाता है उसका मिलता है हमें। कह रहा है इट अपीयर ऑन द डेबिट साइड, ये डेबिट साइड ही होता है, बट इसको लिखते कैसे हैं, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, ये कैपिटल रिसीव्ड की तरह शो होता है, इसलिए ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। सेल ऑफ ओल्ड एसेट, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, लेकिन इसे इन दोनों को पहले फाइनल कर लेते हैं। न्यूज़पेपर कोई टेंशन नहीं है, स्पोर्ट्स मटेरियल सेल करते हो कुछ नहीं, सिंपल इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। कौन सी साइड, इनकम साइड। ये सिर्फ रिवेन्यू नेचर का होता है, ये किसी कैपिटल का कभी नहीं हो सकता, ये रिवेन्यू नेचर का होता है। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, देखो ये क्या होता है, ऑनर, हम कोई फंक्शन कर रहे होते हैं तो हम बड़े गेस्ट को बुलाते हैं, भाई आपका वेलकम है, हम वो ऑनर आएंगे, ये आएंगे, उसको बुलाया, ऐसे ऐसे कहते हैं ना हम लोग। सेम वैसे ही वो आया और उसने सिर्फ या तो मोटिवेशन स्पीच दी या फिर हमारे जो भी हमारी संस्था थी उसके कुछ लोगों को समझाया कि काम कैसे करना है, तो उसके लिए हमने उसे पेमेंट की। तो बस ऐसे नॉर्मली ये नॉर्मल वाला खर्चा है कि हम बीच बीच में उसे कई बार भी बुला सकते हैं, लेकिन वो हमारे जो भी है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसका मेंबर नहीं होगा बेटा, ठीक है। हम उसे बाहर से बुलाएंगे और सिर्फ वो मोटिवेट, जैसे देखो स्कूलों में आ जाते हैं ना कुछ लोग, आपको हॉल में बिठा लेते हैं और वो बस आपको बता के जाते हैं, ऐसे मोटिवेट करते हैं, उनको स्कूल वाले पेमेंट कर देते हैं, सेम वैसे ही, ठीक है। तो ये कह रहा है द अमाउंट पेड टू ए पर्सन हु इज़ नॉट ऑन द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज़ कॉल्ड, जो हमारी किसका नहीं होगा, हमारी ही कंपनी का नहीं होगा, उसको बोलते हैं क्या, ऑनरेरियम। एंड इट इज़ डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि इसको पेमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेड, तो इसलिए एक्सपेंसेस होंगे और इनकम और एक्सपेंडिचर साइड जाएंगे। क्लियर। अब देखो सेल ऑफ ओल्ड एसेट, ध्यान से सुनना। 5000 की एसेट थी, उसमें से 1000 की सेल कर दी, इससे समझना बहुत ज़रूरी है। 5000 की आपके पास एसेट थी, उसे में से कितना सेल किया है, सिर्फ 1000, और कितने में सेल कर दिया है, 400 में। तो 400 आपके पास क्या आई, इनकम रिसीव कितनी हुई है, 400, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ है भाई, 1000 रुपये की चीज़ को आपने 400 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो 600 का आपको क्या हो गया, लॉस। तो जो कहता है लॉस विल बी टेकन टू द डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम, देखो ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए बना रही हूँ फ़िलहाल बेटा। और हमारा किधर की तरफ आएगा, ये आपका क्या है, ये सेल की है, लॉस हो गया, तो यहाँ पर लिखोगे आप टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो या एसेट हो, ठीक है। जो लॉस हुआ है वो सिर्फ यहाँ आएगा, 600 का लॉस हुआ है, ठीक है। आगे बात समझ में, एक्सपेंसेस और इनकम, क्योंकि इनकम जो भी मेरी एसेट है वो बैलेंस शीट में शो होती है, लेकिन उसका लॉस कहाँ शो होगा, एक्सपेंसेस में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वो एक्सपेंडिचर एंड द फर्नीचर 4000 का बच जाएगा, कितने का बच जाएगा, 4000 का, वो हमेशा बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होगा। मतलब आपको सिर्फ यहाँ पर क्या लिखना होगा, सिर्फ और सिर्फ लॉस, ठीक है। अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो वो आप एक्सपेंसेस में, और अगर सारी पे लॉस हो रहा है, मतलब वो 5 के 5 को 4 में सेल कर देता तो यहाँ पर 1000 का लॉस हो जाता और एसेट अब रहती ही नहीं, क्योंकि 5 वाली एसेट मैंने 4 में सेल कर दी, तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं शो होता। लेकिन उसने 5000 के एसेट में से सिर्फ 1000 की सेल की है, वो भी कितने में सेल की है आपको, 600, मतलब 400 में सेल किया तो 600 का आपको लॉस हो गया, तो लॉस सिर्फ यहाँ आता है और जो बच गई एसेट वो बैलेंस शीट में ही शो होती है। क्लियर हो गया। इसका एग्जांपल बहुत एंड में होगा, क्योंकि ये अभी नहीं आएगी, ये बाद में एडजस्टमेंट में है, वरना मैं तुम्हें अभी दिखा देती, ठीक है। वरना आप 2 मिनट रुको, इसको थोड़ा सा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ना एक एग्जांपल है कि जो कार है ना वो मैंने 20,000, देखो द बुक वैल्यू ऑफ कार 25,000 थी और उसको मैंने 20 में सेल कर दिया था,
किस में सेल कर दिया था? 20 में। देखो कैसे आया था, यहाँ पर आया था सेल ऑफ ओल्ड कार, 20 की सेल कर दी, और जबकि उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 25। तो क्योंकि सारी ही सेल कर दी, इसने सारी ही सेल कर दी, तो क्या होगा? एसेट के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए सिर्फ लॉस कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। इनकम और एक्सपेंडिचर में लॉस ऑफ सेल ऑफ कार 25 की थी, 20 में सेल कर दी, 5000 का लॉस हो गया। उसमें क्या करा था? 5000 में से सिर्फ 1000 का ही सेल करा था, और वो भी कितने 100 में? 400 में। इसलिए 600 तो यहाँ पर आ गए थे, और जो बच गए 4000 की अभी भी एसेट बची हुई है, वो बैलेंस शीट में कहाँ पर आ जाती है? यहाँ पर। जो भी एसेट होती है 4000 की, मान लो फर्नीचर ही था तो यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर, 4000 का बच गया जो। क्लियर हो गया? अब तुम सोच रहे हो मैम इनकम का क्या करना है? इनकम को कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ लॉस यहाँ पर आता है। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ शेयर करना। ये 9 एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको सारी बता दी है, और सिर्फ इसे समझना, सिर्फ इसे सुनना 2-3 बार, उसके बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 10 मार्क्स तो ऐसे ही नहीं आएंगे, 10 मार्क्स के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप खुद सोचो, पूरी बुक एक 20 मार्क्स की है, रेशो वाला चैप्टर मतलब वो शेयर्स वाली बुक है आपकी, वो 20 मार्क्स की है, और पार्टनरशिप 30 मार्क्स की है। इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर एक पूरी बुक को आप कंप्लीट करते हो सिर्फ 20 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन एक सिर्फ चैप्टर को, इस चैप्टर को अच्छे से करते हो तो 10 मार्क्स मिलते हैं। तो बेटर है इसको बहुत ध्यान से करना है। ऑल द बेस्ट।